सो हेलो फ्रेंड्स, एसपीएस प्लानिंग के एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर आज की वीडियो हमने ये जानना है, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख ही चुके होंगे, कि आप जेई कैसे बन सकते हो। जेई एक तो होता है JEE, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और जिस करियर ऑप्शन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो होता है जेई, जिसका पूरा नाम होता है जूनियर इंजीनियर। और वहीं जो जेई एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पर JEE का पूरा नाम होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये दो वर्ड एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और इनका मीनिंग और वर्क भी अलग अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आप एक जेई कैसे बन सकते हो, मतलब जूनियर इंजीनियर। तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जहां पर हमारे आज के मेन पॉइंट्स रहेंगे कि जेई क्या होता है, जेई बनने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जेई में आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिल सकती है, मतलब आप इसमें जॉब कहाँ कर सकते हो, इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आप जेई में क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद आपकी जॉब लगती है तो उसमें सैलरी कितनी होगी, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप भी जेई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि इस चैनल पे नए हो, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और इसकी आने वाली वीडियो आपसे कोई छूट ना पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जेई के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जेई का फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। अब आपने एक वर्ड इंजीनियर नाम सुना होगा, दूसरा सिविल इंजीनियर, और यहाँ पर आपको जूनियर वर्ड सुनकर ही लग रहा होगा कि जो किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर में वर्क करता होगा उसे ही हम जूनियर इंजीनियर कहते हैं। तो आपके लिए एक करियर ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक जेई बन सकते हो, मतलब जूनियर इंजीनियर। और ये भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है जो कि सी ग्रुप का एग्जाम होता है। तो आपके लिए भी जेई एक करियर ऑप्शन हो जाता है, जहां पर आपका ये काम रहता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क हो रहा है उसका पूरा डेटा रेडी करके आपको अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना होता है और वहां पर आगे के लिए डिसीजन लिया जाता है। तो हमने आपको ये पहले बता दिया कि एक जेई वो होता है जो किसी भी सीनियर इंजीनियर के अंडर में वर्क करता है और वहां पर पूरे प्रोजेक्ट का डेटा वही कवर करता है, देन अपने सीनियर को उस चीज की इन्फॉर्मेशन देता है। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको जेई बनना है तो आप जेई बन कैसे सकते हो। तो इसमें आप किसी भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करके एंटर कर सकते हो। अब डिप्लोमा और डिग्री कोर्स आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए यदि आप चाहो तो आप अपने 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हो। और पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचेज होती है, आप जिस भी ब्रांच को चुनना चाहोगे, जिस भी ब्रांच से जिस भी फील्ड में जाना चाहोगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, मैकेनिक में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जाओ, केमिकल इंजीनियरिंग में जाओ या फिर कंप्यूटर साइंस किसी भी इंजीनियरिंग में जाओ, तो आप पॉलिटेक्निक के थ्रू अपना डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। पर यदि आपको पॉलिटेक्निक की नॉलेज नहीं है, आप पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं जानते हो, तो उसके लिए हम एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। और यदि आप चाहो तो इंडिविजुअली चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यदि आपको पॉलिटेक्निक के बारे में इससे ज्यादा नॉलेज लेनी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो कुछ इस टाइप से आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स करके इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो और आप एक जेई बन सकते हो। अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो बंदा जेई बन जाता है उसका यहाँ पर वर्क क्या क्या होता है, मतलब उसे क्या क्या काम करना पड़ता है। तो देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक जूनियर इंजीनियर का काम होता है एक सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करना। तो जो भी प्रोजेक्ट एक जूनियर इंजीनियर को मिला होता है, मतलब एक जेई को, इस जेई के अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे इनका काम चल रहा होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर कोई दूसरा, तो उसे अच्छे से डिजाइन देना, वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज की इन्फॉर्मेशन एक जेई रखता है। साथ ही और भी इसके सोशल वर्क होता है और अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजीज के साथ ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर इंजीनियर को देता है। एंड यहाँ पे जेई को लगता है कि कहीं पर किसी भी चीज की कमी हो रही है, देन ये इस प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड करके आपस में डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन निकालता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यदि आप एक जेई बनना चाहते हो, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके पास इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या फिर डिग्री कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स आप पॉलिटेक्निक द्वारा कर सकते हो। तो आप अलग अलग स्ट्रीम से इसका डिप्लोमा या डिग्री कोर्स ले सकते हो। यदि आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो और इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आपके पास 12th में पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए। और यहाँ पर आप किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हो, किसी और ब्रांच से आपने अपने पॉलिटेक्निक किया है, अपना डिप्लोमा डिग्री किया है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, केमिकल इंजीनियर या फिर कोई और, तो आप उसी फील्ड में एक इंजीनियर बनेंगे। यदि आप जेई का एग्जाम देना चाहते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट इसके लिए एग्जाम करवाते हैं, आप उन डिपार्टमेंट के थ्रू भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, मतलब आप एक जेई बन सकते हो। तो गवर्नमेंट भी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैकेंसीज को निकालते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एंड यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप उसका एग्जाम दे सकते हो और जेई को ज्वाइन कर सकते हो।
और यदि यहाँ पर अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जेई बनने के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एज लिमिट होती है, मतलब जनरल के लिए अलग और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग। यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए होती है वो 32 ईयर होनी चाहिए। ये एक जनरल के लिए होती है। एंड जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है, मतलब इनकी मैक्सिमम एज 35 ईयर भी हो सकती है। साथ ही जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिल जाती है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर हो सकती है। वही जो PWD से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहीं पर PWD OBC को 13 ईयर की छूट मिलती है, और जो PWD SC ST के कैंडिडेट होते हैं उन्हें यहाँ पर 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो कुछ इन कैटेगरी पे इस टाइप से रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए थोड़ा सा जनरल वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है यदि हम कंपेयर करें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से। तो जो भी है, यदि आप भी मेहनत करते हो तो आप भी इन एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हो। यहीं पर हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जेईई का एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर उसका सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तभी जो एक एस्टिमेट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है उसे हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो जेईई का एग्जाम होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहाँ पर इन दोनों पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है 2-2 घंटे की। तो जो पेपर 1 में आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से एंड जनरल इंजीनियरिंग से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही जो दूसरा पेपर होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें आपका एग्जाम पेपर 3 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जहाँ पर आपके लिए पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछा जाता है, जो पार्ट बी होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो पार्ट सी होता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है। और यहाँ पर अपनी नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें कि आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग ले सकते हो, मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, आपने अपने इंजीनियरिंग का कोर्स किस ब्रांच से किया है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आप इसका वर्क कर सकते हो। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, और इसमें आगे आपके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर और करियर ऑप्शन के कंपेयरिंग में कंपटीशन बहुत लो है, मतलब यहाँ पर आपके स्कोप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जेईई की स्टडी बहुत कम लोगों ने करी होती है, तो इसके लिए आपके स्कोप्स के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जेईई की जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी इसके स्कोप बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी चॉइस हो जाती है। और यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एक जेईई को सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो एक जेईई की सैलरी 45,000 से 50,000 तक होती है, और जैसे जैसे आपको इस फील्ड में टाइम होते जाता है आपकी पोस्टिंग बढ़ती जाती है, तो इसमें आपकी सैलरी लाखों में भी जाती है। और यदि आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और डिग्री कोर्स होता है तभी आप जेईई के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि आप एक जेईई कैसे बन सकते हो, जेईई के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।